नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हिंदी का पार्ट लेकर आए हैं और देखते हैं आज के इस पार्ट में हिंदी के अंदर कैसे क्वेश्चन जो है ये सीटेट 2018 में पूछे गए थे। और इसके साथ साथ हम इसके पहले साइंस, मैथ्स और बाल विकास का पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बताना चाहेंगे कि जो सीटेट में प्रथम भाषा है हिंदी, जिन लोगों ने प्रथम भाषा का चयन किया था हिंदी के रूप में, तो ये वीडियो प्रथम भाषा हिंदी का पार्ट है। तो यहाँ पर 15 अंक की हिंदी पेडागॉजी आती है और इसके साथ साथ 15 अंक में 2 अपहृत गद्यांश आते हैं, गद्यांश और पद्यांश के रूप में हो सकते हैं, तो ये आते हैं और इनसे संबंधित कुल मिलाकर के 30 प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भाषा सभी विषयों के रिक्त स्थान में है। देखिए इस प्रकार से ये पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो जो भाषा होती है वो सभी विषयों के केंद्र में होती है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, तो इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? तो देखिए कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। ये सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए ऐसा लिखा है, तो ये यहाँ पर हो सकता है कि पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में हम जानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता को समझते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? तो अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, तो लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। तो हिंदी के पाठों के अन्य भाषाओं के शब्द होने का अर्थ है, तो यहाँ पर क्या अर्थ इसका रहेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। सेकेंड है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है। थर्ड है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। और फोर्थ है यहाँ पर, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो इसका जो उत्तर रहेगा, हिंदी के पाठों को अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा, क्योंकि अगला है, आपकी दृष्टि में अभ्यास। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? तो आपकी दृष्टि में अभ्यास जो है ये, हमारी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं और इससे बच्चों को सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, अभ्यास से बच्चों को तार्किक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाएगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर
देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे ताकि वे बच्चे अन्य बच्चों से स्वयं को अलग ना समझें और उनमें हीन भावना का विकास ना हो। इसलिए हम दृष्टिबाधित बच्चों को उपयुक्त पढ़ने के साधन जो हैं ये उपलब्ध कराएंगे और ये साधन उनको देंगे। चलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, अब पढ़ना सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि अपनी लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से रिक्त स्थान का माध्यम है। तो यहाँ पर स्वयं से बातचीत का माध्यम है। ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। लड़के होकर रोते हो यह कथन, लड़के होकर रोते हो यह कथन, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया है, भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने के बजाय बाध्य होता है। सेकंड है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। देखिए यहाँ कथन क्या कर रहा है, लड़के होकर के रोते हो, तो लड़के होकर के रोते हो तो मतलब यहाँ पर कथन क्या कहना चाह रहा है कि जैसे लड़के रोते नहीं हैं क्या? तो ये मतलब एक जेंडर को यहाँ पर दिखा रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है ये इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे लड़की है या ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी इत्यादि प्रश्न जो होते हैं ये हम देखने सुनने को मिलते हैं हमें, और तुम लड़के होकर के रोते हो। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पर भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न हमारा है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर उपयुक्त लगता है? तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है क्योंकि कहानी में कथा मुख्य होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन थर्ड, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो भाषा के अध्यापक को बच्चों में, तो भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका एक उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो देखिए कोई भाषा किसी भी लिपि में नहीं लिखी जा सकती है क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो इसलिए इसका उत्तर जो रहेगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और गद्यांश को पढ़ करके हमें यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। अभी देखिए यहाँ पर हमें इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित। तो यहाँ पर देखिए संघर्ष किसने चलाया? तो देश की जनता ने चलाया, और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी और तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों में असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भी भारी खतरों का सामना करना पड़ता। और स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुले आम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई वे शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें
इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर के आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी, ये रहेगा इसका उत्तर। चलिए आगे देखते हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि देश की जनता ने आज़ादी के लिए संघर्ष चलाया और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे वर्गों ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, देश की जनता ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा कथन है। तो निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा यहाँ पर है, व्यवस्था का कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा कथन है, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी जो है, उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा। तो आंदोलन का यहाँ पर क्या असर पड़ा। तो आंदोलन का असर पड़ा कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस की क्या मांग थी। तो कांग्रेस की मांग क्या थी। तो कांग्रेस की जो मांग थी वो ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर रहेगा ये था ऑप्शन फर्स्ट, विधायिका में चुने हुए सदस्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे कविता दी गई है और कविता को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर को हमें यहाँ पर चुनना है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया। प्राचीन काल के गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभले रहता, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और फिर यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में एक जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझी जाना चाहिए। संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो यहाँ इसका जो उत्तर रहेगा ये रहेगा, संगीतकार के माध्यम से कवि सहयोगी व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। क्योंकि संगीतकार जो था कभी कभी वो भी गा देता था, तो मतलब ये है कि वो उसका सहयोगी था। तो यहाँ पर हमें ये बात देखने को मिलने जा रही है कि कवि यहाँ पर सहयोगी व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे सटीक सार्थक वाक्य को चुनिए। तो सबसे सटीक सार्थक वाक्य यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो सबसे सटीक सार्थक वाक्य जो है वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। तो खुलेआम शब्द का यहाँ पर सबसे सार्थक प्रयोग कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा, खुलेआम नगाड़े बज रहे हैं, ये यहाँ पर एक इसका प्रयोग होगा। तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं और चार विकल्प के अंदर हम देखते हैं
तो दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो दबाव शब्द का प्रयोग होगा ऑप्शन फर्स्ट में, हवा का दबाव कम हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा इसका उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। चट्टान जैसे भारी स्वर से आशय गंभीर आवाज से है। ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खोज का होता है के मायने हैं, तो अंतरे को गाते हुए वह क्या हो जाता? तो अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनहद शब्द में द प्रत्यय है, अनुपसर्ग है, हद प्रत्यय है या अउपसर्ग है? तो अनहद शब्द में अन उपसर्ग है। ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये यहाँ पर रहेगा। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। संगतकार का अर्थ है। तो देखिए संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर संगतकार जो होता है गायक के साथ गाने वाला जो होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गायक का जो साथ देता है, साथ में गाने वाला होता है, उसे हम संगतकार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ढाढ़स बंधाना का क्या अर्थ है? तो ढाढ़स बंधाना मतलब कि तसल्ली देना। ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा, क्योंकि जब गायक भटक जाता था अपने स्वर से, तब संगतकार उसे तसल्ली देता तथा स्थिति को संभालते हुए उसके स्वर से स्वर मिला करके गाता था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सीटेट 2018 हिंदी का पार्ट। तो देखा आपने इस प्रकार के प्रश्न जो है सीटेट 2018 में हिंदी के पार्ट में प्रथम भाषा के रूप में जो चयन था उसमें पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।